हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञानकुल टेक्निकल। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर्स में बात करने वाले हैं जो कि आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू होगा। ये ऐसे सेशन आपको लाइव होने वाला था, लेकिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया जा रहा है ताकि आपको कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि लाइव क्लासेस थोड़ा सा कंज्यूम टाइम ज़्यादा करता है। तो चलो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सारे ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाएगा तो हम लोग 2017 से लेकर के अभी तक, यानी कि पिछले साल तक जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस सारे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए एग्जाम में आपको नहीं छूटे। ठीक है, चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 सेकेंड। चलो आ जाते हैं सबसे पहला सवाल में। ठीक है, एकदम सवाल को ध्यान से सुनना है और उसके बाद आगे हम लोग आंसर करते चलेंगे। करा फर्स्ट में कि मैच द फॉलोइंग टर्म विद देयर डेफिनेशन। यहाँ पे आपको कॉलम ए में दिया गया कूलिंग इन ट्रांसफार्मर, स्कॉट कनेक्शन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपको कॉलम बी में डेफिनेशन के साथ इसको मैच करवाना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हम लोग कूलिंग जनरली यहाँ पे क्यों करते हैं, तो कूलिंग करने का यहाँ पे मेथड जो होता है कि इंक्लूड द मेथड लाइक एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग एंड फोर्स्ड कूलिंग। तो हम लोग को यहाँ पर जो ए है कूलिंग इन द ट्रांसफार्मर, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर से मिलान। कितना से? थर्ड नंबर से। ठीक है, उसके बाद स्कॉट कनेक्शन। आपको पता है कि स्कॉट कनेक्शन हम लोग ट्रांसफार्मर में 3 फेज से 2 फेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ए मेथड टू कन्वर्ट 3 फेज पावर टू 2 फेज पावर। यहाँ पे आपको स्कॉट कनेक्शन में यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा मैचिंग। अब उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर बात करोगे तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली आपको बच गया बाय डिफॉल्ट सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझ लो कि पैरेलल ऑपरेशन का सेकंड नंबर क्यों हो रहा है, तो नेसेसरी फॉर द लोड शेयरिंग एंड रिलायबिलिटी इन द पावर सिस्टम। पैरेलल ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर जनरली लोड शेयरिंग हो सके और पावर में रिलायबिलिटी मिल सके, भरोसेमंद वहाँ पे हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैचिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे देखो इस पीडीएफ पे जो भी आपको बातें लिखा जाएगा वो आगे इरेज होते जाता है, क्योंकि पीडीएफ पे आपको नहीं रह पाता लिखा हुआ। तो इसीलिए आपको सारे चीज़ को ध्यान देते चलना है कि कहाँ पे किस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है, किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। बिकॉज आपको यही कैलकुलेशन, यही कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव आपको डील करने में हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखो अब आ जाता है बी नंबर सवाल। बी नंबर सवाल कर रहा है the EMF induced in a conductor rotating in a bipolar field is। बाइपोलर फील्ड मतलब जानते हो? बाइपोलर फील्ड मतलब कि जहां पर एन और एस पोल लगा हुआ है। ठीक है, तो एन और एस पोल अगर बाइपोलर लगा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमेशा जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। आप जानते हो किसी डीसी जनरेटर की बात करो या डीसी मोटर की बात करो, आर्मेचर के कंडक्टर में हमेशा एसी वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है, हमेशा आर्मेचर में एसी वोल्टेज ही मिलता है। तो यहाँ पे बाइपोलर जो फील्ड है इसके कारण हमेशा यहाँ पर एसी वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पर एसी हो जाएगा, करेक्ट होता है। ठीक है, 3 नंबर में चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन फॉर द मिनिमम कोर लॉसेस। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये बातें पढ़ाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली हम लोग डिजाइन करते हैं इस बेसिस पे कोर लॉसेस मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि एफिशिएंसी हम लोग को मैक्सिमम निकल के आ सके। क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर अगर नो लोड पे भी रहता है तो भी कोर लॉसेस होते रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यही है कि हमेशा वहां पे फुल लोड रहता नहीं है, किसी पार्टिकुलर टाइम में लोग ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफार्मर जनरली नो लोड पे ऑपरेट होता है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि कोर लॉसेस की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बाबू ट्रू है, इस चीज को ध्यान देना है। 3 नंबर ऑप्शन का रहा, यानी कि डी नंबर सवाल, द इंटरपोल एयर गैप इज फिल द ब्लैंक्स देन अंडर द फील्ड पोल इन डीसी मशीन। यहाँ पे कह रहा है कि जो एयर गैप होता है इंटरपोल और आर्मेचर के बीच में, वो मेन पोल और आर्मेचर के बीच में रिस्पेक्ट में कितना होता है ये बताना है। तो जरा एक फिगर देख लो। मान लो कि यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पे आर्मेचर है, यहाँ पर मान लो कि ये पोल बना हुआ है, इसको हम लोग मेन पोल बोल रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग इंटरपोल की बात करते हैं तो मेन पोल के बीच में इंटरपोल लगाते हैं,
तो मेन पोल के बीच में यहाँ पर इंटर पोल लगा दो इस प्रकार से। इसी प्रकार से लगाते हैं। तो जब हम लोग इंटर पोल लगाते हैं तो यहाँ पर जो एयर गैपिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर जो एयर गैपिंग की बात करें, ये जो एयर गैप है, तो मेन पोल और आर्मेचर के बीच में एयर गैप कम रहता है, लेकिन आर्मेचर और इंटर पोल के बीच में एयर गैप ज्यादा होता है। तो इंटर पोल में एयर गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेन पोल। यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा कि द इंटर पोल एयर गैप इज मोर देन अंडर द फील्ड पोल ऑफ द डीसी मशीन। तो यहाँ पे आपका मोर देन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लार्जर लगा दो, लार्जर देन द अंडर फील्ड पोल डीसी मशीन। बातें समझा रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको इस चीज को यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हर चीज आपको ये जरूरी नहीं है कि जब सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए, जब आपको कंसेप्ट बताया जाए तो हर चीज वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं, बिकॉज कुछ कुछ चीज आपको छूट जाता है, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस कंसेप्ट के आधार पे भी आंसर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। वन सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल में बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ सवाल नंबर ई। कहा कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द डीसी मोटर के रोटेशन में हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोटर के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग यहाँ पे रोटेशन निकालते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल में, द मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर इन रिच इन। देखो ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट जब जाता है तो वहां पे हार्मोनिक्स रहते हैं। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में हमेशा ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑड हार्मोनिक्स में जो सबसे ज्यादा हार्मोनिक्स रहते हैं वो थर्ड हार्मोनिक्स रहते हैं। और ये सब बेसिकली आपको क्लास में नहीं बताए गए हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज को अभी के टाइम पे आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थर्ड हार्मोनिक्स आंसर हो जाएगा। अब इसका विशेष आपको एक्सप्लेनेशन अभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इसके लिए हार्मोनिक्स आपको समझने पड़ेंगे और थोड़ा सा चलना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग प्राइमरी करंट नो लोड करंट की बात करते हैं वहाँ पे। बट अभी उतना आपको नहीं करनी है, सीधे सीधे आंसर आप याद कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते। जहाँ पे उस प्रकार से समझने की जरूरत होगा वहां पे आपको समझाया जाएगा। बाकी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद जी नंबर सवाल करें, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूजेस सेपरेट वाइंडिंग फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। आपको पता है कि एक ही वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं, उसी में से कुछ पार्ट हम लोग सेकेंडरी के लिए यूज कर लेते हैं, तो कॉमन वाइंडिंग रहता है, ठीक है। कॉमन वाइंडिंग एक रहता है, तो एक ही वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सेपरेट वाइंडिंग इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया ये फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। चलो अब बढ़ते अगले सवाल पे। चलो अब आ जाओ सवाल नंबर जी पे। देखो जी नंबर सवाल क्या करा, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी रिवर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि इसे डीसी मोटर के रोटेशन को कैसे आप रिवर्स कर सकते हो। तो एक चीज आप ध्यान देना, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है, ठीक है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई। अगर किसी भी मोटर के टॉर्क को आप रिवर्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मोटर यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। यहाँ पे टॉर्क को रिवर्स करने का तरीका क्या है कि आप फ्लक्स या आर्मेचर करंट दोनों में से किसी एक को क्या करो, रिवर्स कर दो। किसी एक को भी रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में करोगे, तो यहाँ पे टॉर्क रिवर्स होगा, यानी कि मोटर का स्पीड उल्टा हो जाएगा, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। बाई रिवर्सिंग द करेक्शन ऑफ बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग। देखो दोनों नहीं होगा भाई, फील्ड और आर्मेचर दोनों को अगर रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन कभी भी उल्टा नहीं होता है, किसी एक का करना पड़ेगा दोनों में से। उसके बाद आगे है वाइंडिंग विथ द सप्लाई।
बाय रिड्यूसिंग फील्ड फ्लक्स, देखो फील्ड फ्लक्स रिड्यूस करने से स्पीड बढ़ता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और द फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन विद द सप्लाई, आइदर की बात कर रहा है। आइदर मतलब कि या तो आप आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कर दो या फील्ड के कनेक्शन को रिवर्स कर दो, दोनों में से कोई एक रिवर्स करना है, और यही बात हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप फ्लक्स के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो माइनस फ्लक्स यहाँ बन जाएगा, जैसे यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू माइनस बनेगा तो आप यहाँ पे निकालोगे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस फाइव फाइव इंटू आई ए, यही टॉर्क क्या बन जाएगा, यही टॉर्क बन जाएगा निगेटिव टॉर्क, और निगेटिव टॉर्क का मतलब ये होता है कि उल्टा डायरेक्शन में मोटर को घुमाना शुरू कर देगा। तो बस इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हो जाएगा बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ आइदर आर्मेचर और द फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन विद द सप्लाई, दोनों में से किसी एक कनेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे, मोटर की स्पीड रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, बिकॉज आप जानते हो कि इसमें थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं और सोचते हैं कि दोनों को अगर उल्टा कर देंगे तो टॉर्क उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। दोनों में से किसी एक को कंसेप्ट आपको मतलब कि लेके चलना पड़ेगा रिवर्स करने के लिए। चलो आई नंबर सवाल कर रहा है, डीसी सीरीज मोटर यूज्ड वेयर स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन है हाई मीडियम लो। देखो स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहा है डीसी सीरीज में, आप जानते हो कि डीसी सीरीज में जो टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, और आप ये भी जानते हो कि स्टार्टिंग टाइम में जो मोटर में करंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। तो अगर करेंट यहाँ पे लार्ज है और दूसरी चीज ऊपर से यहाँ पे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चल रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा मिलता है डीसी सीरीज मोटर में। यहाँ पे आपको हो जाएगा लार्ज यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और इसीलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में होने के कारण ही इसका हम लोग इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि लोकोमोटिव की बात करोगे, क्रेन की बात करोगे, इन सभी में हम लोग स्टार्टिंग के लिए यानी कि इन सभी के लिए डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा। चलो आगे आपको दिया गया 3 नंबर में, एमोर्फस कोर ट्रांसफॉर्मर आर नोन फॉर देयर हाई कोर लॉसेस। देखो बाबू आपको ये बातें बताया गया कि एमोर्फस इस प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं जिसमें कोर लॉसेस की वैल्यू जितना पॉसिबल हो सके उसको मिनिमाइज किया जाता है, बिकॉज एमोर्फस कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कोर लॉसेस को हद तक मिनिमाइज करने की मोटिव रहता है। तो अगर वहाँ पे कोर लॉसेस मिनिमाइज करने की मोटिव है तो यहाँ पे आप ये बात नहीं बोल सकते हो कि हाई कोर लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस गलत दिए गए हैं, हाई कोर लॉस नहीं बल्कि मिनिमम कोर लॉस के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा false। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलो ये सॉरी यहाँ पर हम लोग को जी तक हो गया, यानी कि 1 साल का ये कंप्लीट हो गया। जो पिछले बार पैटर्न आपको नया चेंज किया है उस पैटर्न का सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखो इस बात पे कंफ्यूज मत करना बाबू, क्योंकि तुम लोग इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हो कि सर यहाँ पे हम लोग को 3rd सेमेस्टर में मशीन पढ़ना है, ये तो 4थे सेमेस्टर का मशीन है, ये तो सर सेमेस्टर 4था का मशीन दिया गया है। तो बाबू आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपसे पहले जब ओल्ड सिलेबस था तो वहाँ पर 4th सेमेस्टर में मशीन था, और उससे भी पहले बात करोगे तो 5th सेमेस्टर में मशीन पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की बात हटा दो, सिर्फ जो आपको सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का पेपर है ना, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, यानी कि अगले साल का जो सवाल पूछा गया उसमें, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और तुम लोग को कभी कभी थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाता है तो बहुत सारे बच्चे तुम लोग मतलब कि कतराने लगते हो, उससे भागने लगते हो। भागने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करो कि अगर जितना मेहनत करने की जरूरत हो रहा है उतना मेहनत करो, कहीं उससे ज़्यादा मेहनत करो। ज़्यादा मेहनत करोगे तब आपको थोड़ा सा चीज़ें मिलता है। तो हमेशा टारगेट ये लेके चलो कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे डबल मेहनत करो, तब ना आपको सफलता भी डबल मिलेगा। और नहीं तो आपको रिक्वायरमेंट है जितना मेहनत करने का उससे आधा मेहनत करोगे तो सफलता तो उससे भी कम मिलेगा। तो इसीलिए आपको मेहनत पे ज़्यादा फोकस करनी है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो ये सवाल है 2024 का IVN में पूछा गया, ठीक है। देखो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, सारे के सारे सवाल आप ही का है बाबू, ऐसा नहीं कि दूसरे ब्रांच का है या दूसरा सब्जेक्ट का है। यहाँ पे कह रहा है ए में कि लैप वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन इज सुटेबल फॉर, और आई थिंक कि सारे चीज आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे जो बातें लिखा गया वो सारी चीज, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग बोल रहा है डीसी मशीन में कि किसके लिए सुटेबल होता है, तो आपको बातें ध्यान रखना है कि लैप वाइंडिंग हाई करंट के लिए सुटेबल होता है और साथ में लो वोल्टेज के लिए।
ठीक है, ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि से लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या बनता है ए इक्वल टू पी बनता है सिंप्लेक्स के लिए। ए इक्वल टू ऐसे एम पी होता है, वन सेकेंड, ए इक्वल टू ऐसे एम पी होता है, यानी कि आप ऐसे जनरलाइज मान के चलो कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या लैप में ज़्यादा होते हैं। इसके कारण यहाँ पे कहोगे कि हाई करंट के लिए और ये लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेव वाइंडिंग की बात करोगे तो इसका उल्टा बनेगा। वेव वाइंडिंग जनरली आपको लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन पहला में यहाँ पे हाई भरा जाएगा और यहाँ पे लो भरा जाएगा। बी में द प्राइमरी फंक्शन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट ट्रांसफार्मर का क्या इस्तेमाल होता है ये पूछ रहा है आपसे। टू इंक्रीज द वोल्टेज, टू मेजर द हाई करंट वैल्यू, टू आइसोलेट द सर्किट, टू स्टेबलाइज द वोल्टेज। तो टू मेजर द हाई करंट वैल्यू, हाई करंट वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हो करंट ट्रांसफार्मर इज ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसमें हम लोग सेकेंडरी में आ मीटर को कनेक्ट करके हाई करंट मेजरमेंट किया करते हैं। ठीक है, चलो सी नंबर, टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग प्रेजेंट इन ए ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि ओनली वन वाइंडिंग, क्योंकि वही वाइंडिंग में से पूरा वाइंडिंग काम करता है प्राइमरी के लिए। ठीक है, यानी कि पूरा वाइंडिंग प्राइमरी के लिए काम करेगा और उसी में से कुछ वाइंडिंग आपको सेकेंडरी के लिए काम करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसका उल्टा ले होते कि उसका कुछ पार्ट जो है उस सेकेंडरी प्राइमरी के लिए काम करेगा और पूरा वाइंडिंग प्राइमरी के लिए काम करेगा। और डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन। अब जनरलाइज बात ये याद रखना कि एक ही वाइंडिंग में से कुछ पार्ट्स एक प्राइमरी के लिए होगा और कुछ सेकेंडरी के लिए होगा, बस इतना बात याद रखना। तो आपको यहाँ पर याद रखने की एक ही वाइंडिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर एक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलो अगला है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर द सेफ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि डीसी मोटर को सेफ स्टार्टिंग करने के लिए क्या स्टार्टर का नेसेसरी मतलब की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? ये तो सेंटेंस गलत है। नेसेसरी है तभी तो स्टार्टर हम लोग लगाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, यानी कि सेंटेंस यहाँ पे फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आएगा मैच द फॉलोइंग। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, एमॉर्फस कोर टाइप ट्रांसफार्मर, आपको यहाँ पे मैचिंग करवाना है। देखो, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, तो ए नंबर यहाँ 1 से मिल जाएगा। उसके बाद है रिड्यूस्ड एनर्जी लॉस विद द लो कोर लॉसेज, तो आपको पता है कि एमॉर्फस टू टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको हम लोग लो कोर लॉसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एनर्जी इफिशियंट हो। तो आप एमॉर्फस, जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, ये हो जाएगा, 2 के साथ मैच कर जाएगा। और पावर ट्रांसफार्मर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर नेटवर्क फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, यहाँ पे जो बी नंबर है ये तीसरा नंबर से मैच कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैचिंग यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके बाद करा 1 सेकेंड, इसके बाद नीचे आते हैं यानी कि अगले सवाल में, और अगले सवाल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे सवाल करा। तो एक ही सवाल में यहाँ पे खत्म हो गया, आगे आ जाओ। चलो यहाँ पे देखो, सवाल नंबर एफ क्या करा, इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग अफेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ट्रू और फॉल्स बोल रहा है। देखो बाबू, अगर आपको ईएमएफ इक्वेशन की प्राइमरी साइड की बात करेगा E1 इक्वल टू, तो आपको पता है कि 4.44 N1 फाई एम एफ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो N1 आपको दिखाई दे रहा है, N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न पे इंड्यूस्ड वोल्टेज डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ कर रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग अफेक्ट, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलो जी नंबर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू स्टेप डाउन द हाई वोल्टेज टू ए लोअर मेजरेबल वैल्यू। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, इस प्रकार से कि उस क्वांटिटी को, उस वोल्टेज को आसानी से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही तो कर रहे हैं और यही सेंटेंस लिखा गया, तो ये क्या है? ट्रू सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ऑप्शन, अब सॉरी, ट्रू हो गया। यहाँ पे आते हैं अगले सवाल एच में, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर ही, आपको पीछे भी सवाल मिला है, बहुत आगे भी सवाल मिलेगा आपको। तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? यहाँ पे हाई होता है, तो आपको याद रखनी है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होते हैं। उसके बाद आगे है आई नंबर में, द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। आर्मेचर कोर को हम लोग क्यों लेमिनेट करते हैं?
टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, ठीक है, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, यहाँ पे आ जाओ, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। ये सब बातें जनरलाइज है, आपको जनरली याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बार केवल सेशन को आप क्या करना कि अपने कंफर्ट के अनुसार या तो आप 1.5 गुना पे 2 गुना पे इस वीडियो को देख लेना, लेकिन एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। एक बार देख के जाओगे तो हम इतना तो उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि पूरे ऑब्जेक्टिव के दौरान अगर अच्छे से कर लोगे तो 8 गो ऑब्जेक्टिव तो हर हाल में आप बना के आओगे, इतना मिनिमम भरोसा हमको है, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तब। चलो जे नंबर, द स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट फेज पावर टू द फेज पावर, यानी कि कौन से फेज से किस फेज में करते हैं। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। स्कॉट कनेक्शन का काम करता है 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे 3 फेज और 2 फेज भरा जाएगा। चलो ये हो गया पूरा के पूरा आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब बढ़ते अगले सवाल में, यानी कि अगले ईयर का क्वेश्चन में। चलो अब आ जाओ, ये देखो, ये आपको 3rd सेमेस्टर में है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ही लोग का सवाल है, तो इसको क्या करना है कि आपको सारे सवाल को डिस्कस करते चलना है। चलो आ जाओ, कह रहा है कि द फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन डीसी मशीन एट, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे माउंटेड रहता है, ये बातें कह रहा है। स्टेटर रोटर बोथ ए एंड बी, तो आपको पता है कि स्टेटर के साथ में पोल कोर कनेक्ट रहता है, और उसी पोल कोर पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि रोटर पे तो होगा नहीं, हमेशा स्टेटर पे होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा स्टेटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर सवाल में। सेकंड नंबर कह रहा है कि स्पार्किंग एट द कॉम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन में रिजल्ट इन, यानी कि कॉम्यूटेटर पे अगर स्पार्किंग हो रहा है तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो डैमेज द कॉम्यूटेटर सेगमेंट ऑब्वियसली होगा, डैमेज द कॉम्यूटेटर इंसुलेशन ऑब्वियसली होगा, इंसुलेशन भी डैमेज होगा, सेगमेंट भी डैमेज होगा। इंक्रीज पावर कंजप्शन, ऑब्वियसली पावर कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पे इफेक्ट होंगे किसका, स्पार्किंग होने का। 3 नंबर का रहा, इफ ईबी इज द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर एंड वी इज द टर्मिनल वोल्टेज देन कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। आपको पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन डीसी मोटर का कंडीशन क्या होता है, ईबी इक्वल टू V/2 होता है, ईबी इक्वल टू V/2। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ईबी इक्वल टू V/2, यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर सवाल करा, और 4 नंबर सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत है, इसीलिए इसको हम लेकर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करा कि द करेंट ड्रॉन बाय ए 120 वोल्ट डीसी मोटर विथ ए बैक ईएमएफ ऑफ 110 वोल्ट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम इज, कितना यहाँ पे आर्मेचर करंट होगा। तो आपको बाबू पता है ना, आर्मेचर करंट की वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है, V माइनस EB/RA। आप इस पे क्या करो, फॉर्मूला चेंज कर दो। यहाँ पे V की वैल्यू आपको पता है कि 120 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज, EB की वैल्यू 110 वोल्टेज दिया गया, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.4 है। यहाँ पे आ जाएगा 10/0.4, यहाँ से करोगे तो यह आ जाएगा 100/4, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इसको काटोगे यह आ जाएगा 25 एमपी, यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन संख्या बी करेक्ट उत्तर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण ऑब्जेक्टिव था। 5वां नंबर कह रहा है, इज सुटेबल फॉर द स्पीड कंट्रोल बिलो एंड अबव द नॉर्मल रेटेड स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर। आपको डीसी शंट मोटर में एक स्पीड कंट्रोल बताया गया, वोल्टेज कंट्रोल, जिससे हम लोग वार्ड लियोनार्ड मेथड के नाम से जाना करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग एसी या डीसी मोटर सप्लाई करते हैं, यानी कि लगाते हैं, और उस मोटर से डीसी जनरेटर को कनेक्ट करते हैं, और डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उस वोल्टेज को उस मोटर में सप्लाई देते हैं शंट में, जिसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। और वार्ड लियोनार्ड मेथड में जनरली स्पीड हम लोग दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है, सीधे सीधे आपको याद रखने वोल्टेज कंट्रोल मेथड। चलो 6ठा नंबर सवाल, डीसी शंट मोटर इज आल्सो कॉल्ड है, डीसी शंट मोटर को और किस नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वेरिएबल वोल्टेज मोटर। यहाँ पे याद रखना है कांस्टेंट फ्लक्स मोटर, कौन सा, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर, क्योंकि डीसी शंट मोटर में फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, बिकॉज आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, तो उसमें फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि शंट फील्ड करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। 7वां नंबर, द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन डीसी मशीन
कैन बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय द यूनिट। आर्मेचर रिएक्शन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं, ऑप्शन देख लो। ओनली कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल, बोथ कंपनसेटिंग एंड इंटरपोल। उसके बाद है नॉन ऑफ दी। अब देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करोगे तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा जनरली हम लोग पोल फेस में लगा करते हैं और इसको आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो क्या करता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। और साथ में देखोगे यहाँ पर जो इंटरपोल है ये भी क्या करता है कि रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। तो इन दोनों मिल करके यहाँ पे कहोगे कि जो आर्मेचर रिएक्शन है इसको मेनली न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा, बोथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल, ठीक है। अब बढ़ते अगले सवाल में। अब बढ़ते अगले सवाल में। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर ए डीसी मशीन द बेस्ट सुटेड मटेरियल इज, ठीक है। बेस्ट सुटेड मटेरियल कौन सा होगा, किसके लिए कह रहा है, तो आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन के लिए। आपको पता है कि आर्मेचर किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन याद रखने, सिलिकॉन स्टील, और ये सब तो कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट आयरन क्या होता है बाबू, यानी कि कास्ट आयरन से क्या बनाते हैं, तो कास्ट आयरन से योक बनाते हैं। कैसे मशीन के लिए, तो स्मॉल मशीन के लिए। अगर वहीं पे आपसे पूछ दिया जाए योक यानी कि आउटर फ्रेम बड़े मशीन के लिए, लार्ज मशीन के लिए बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे हम लोग कास्ट स्टील इस्तेमाल करते हैं। कास्ट स्टील कहोगे या फैब्रिकेटेड स्टील की बात करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे हम लोग को आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील। 9 नंबर में कह रहा है द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इसके पीछे का रीजन है कि जनरली जो लॉसेस होता है वो आपको दो लॉसेस होता है, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड कॉपर लॉसेस डिपेंड ऑन करंट। वोल्टेज और करंट पे लॉसेस डिपेंड होने के कारण यहाँ पे इसका रेटिंग जनरली केवीए में किया जाता है, ठीक है। 10वां नंबर सवाल, द इन द ट्रांसफॉर्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज। कंजर्वेटर का फंक्शन क्या होता है, कंजर्वेटर याद रखना। ट्रांसफॉर्मर में दो ऐसे पार्ट हैं, एक कंजर्वेटर दूसरा ब्रेथर। कंजर्वेटर का काम होता है कि जब भी ट्रांसफॉर्मर में ऑयल हीट करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो उसको स्पेस देना, ठीक है। और ब्रेथर का काम होता है कि जो भी एयर बाहर से सर्कुलेट करते हुए ट्रांसफॉर्मर में आ रहा है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को रिमूव करना ब्रेथर का काम है। कंजर्वेटर का काम है स्पेस प्रोवाइड करना फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। चलो आप देख लो, ठीक है। प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू द हीटिंग। फॉर कूलिंग द ट्रांसफॉर्मर इट प्रोवाइड्स कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफॉर्मर व्हेन द ट्रांसफॉर्मर नीडेड, ठीक है। यहाँ देखो पहला हो जाएगा प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपैंड ड्यू टू द हीटिंग, ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। ऑयल के एक्सपैंड करने से, हीट करने से एक्सपैंड जो कर रहा है उसकी वजह से डैमेज नहीं हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग कंजर्वेटर का इस्तेमाल किया करते हैं। चलो अब बढ़ते अगले सवाल में, ठीक है। 11 नंबर सवाल, आ जाओ। 11 नंबर, 11 नंबर का है द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम अंडर द कंडीशन ऑफ। आपको निकाला गया है कि ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन कब मिलता है। तो आपको जब पता है, पता है नहीं पता है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, डेरिवेशन भी किया जाता है। वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस या कॉपर लॉस इक्वल टू कोर लॉस, तब यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आता है। तो आप यहाँ पे देख लो कि कोर लॉस इक्वल टू यानी कि आयरन लॉस इक्वल टू जब कॉपर लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका मतलब कि आपका नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, द पर्पस ऑफ ब्रेथर इन ए ट्रांसफॉर्मर। देखो अभी बात कर रहे थे ना ये दो चीजें, कंजर्वेटर और ब्रेथर। तो ब्रेथर का काम क्या है भाई, चलो फिल्टर द ट्रांसफॉर्मर ऑयल, प्रोवाइड कोल्ड एयर इन द ट्रांसफॉर्मर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रेथिंग। यही हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यहाँ पे करेक्ट, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है। किसका काम है, ब्रेथर का। और ब्रेथर में इस्तेमाल किया जाता है सिलिका जेल, ये भी याद रखना। चलो 13 नंबर सवाल, डिटरमाइन द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, यानी कि कौन से टेस्ट से आयरन लॉस कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको याद रखनी है आयरन लॉस के लिए ओपन सर्किट टेस्ट और कॉपर लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन लॉस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी करेक्ट है, ठीक है।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कॉपर लॉस के लिए। इसके लिए कॉपर लॉस के लिए। अगर बैक टू बैक टेस्ट पूछे कि बैक टू बैक टेस्ट क्यों किया जाता है, तो टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है रेटिंग के लिए कर सकते हो। टेम्परेचर रेटिंग के लिए, या ये जानने के लिए कि कितना टेम्परेचर वहां पे ट्रांसफार्मर सहन कर सकता है, इसके लिए बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 14 देखो, इन ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर द एंगल बिटवीन द टू कंजुगेटिव कोर इज। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में दो कंजुगेटिव कोर के बीच में एंगल कितना होगा? तो 120 डिग्री। बिकॉज आप जानते हो कि थ्री फेज में तीनों फेज के बीच में जो एंगल होता है वो 120 का होता है। यहाँ पर कोर के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस होगा? 120 डिग्री का। ऑप्शन संख्या सी। फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टार स्टार ट्रांसफार्मर का स्टार स्टार के साथ में यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। और ये सब रीजन ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेम फेजर ग्रुप के नहीं है। सेम फेजर ग्रुप होने से ही यहाँ पे पैरेलल में ऑपरेट किए जा सकते हैं। और सेम फेजर ग्रुप नहीं है तो पैरेलल में ट्रांसफार्मर को ऑपरेट नहीं किया जाता है। अब जनरली आप लोग को फेजर ग्रुप नहीं बताया गया, तो अभी आपको उसको समझने की जानने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या करना कि इस आंसर को इस प्रकार से रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे स्टार स्टार के साथ में स्टार स्टार कनेक्शन का पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। आगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज ए। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो आपको पता है बाबू कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में यानी कि आउटपुट में हम लोग को करंट काफी ज्यादा चाहिए, तो वोल्टेज सेकेंडरी में बहुत कम चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि स्टेप डाउन चाहिए, ठीक है। वोल्टेज सेकेंडरी में कम होने का मतलब क्या? स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल यहाँ पे कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ। ठीक है, एसी सर्किट में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है वो किसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है, ये बातें आपसे पूछ रहा है। आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ऑल ऑफ दी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है, सॉरी पहले आ जाओ यहाँ पे, जो आमीटर है इसके रेंज को बढ़ाने के लिए करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। और वाट मीटर में दोनों करते हैं बाबू, वाट मीटर में सीटी एंड पीटी दोनों करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वाट मीटर में दोनों कॉइल होता है, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। तो दोनों के लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सभी तीनों के रेंज को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो 18 नंबर सवाल, कनेक्शन इन ट्रांसफार्मर इज बेस्ट सुटेड फॉर द थ्री फेज 4 वायर सर्विस। आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे यहाँ पे 4 वायर सर्विस की बात करेगा, यानी कि सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन जरूर होना चाहिए। क्योंकि स्टार कनेक्शन ही ऐसे कनेक्शन है जो पॉसिबली रूप से आपको 4 वायर आउटपुट के रूप में दे सकता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कनेक्शन की बात करते हैं तो स्टार स्टार भी कर सकते हो, लेकिन सुटेबली की बात कर रहा है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए आपको पता है यहाँ पे डेल्टा स्टार कनेक्शन जनरली प्रीफर किया जाता है, ठीक है, डेल्टा स्टार। अगर डेल्टा स्टार की बात करोगे तो यहाँ पे मतलब कि इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग यहाँ पर डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगर ट्रांसमिशन लेवल में बात करेंगे तो इसका हम लोग इस्तेमाल स्टेप अप करने में इस्तेमाल करते हैं। और स्टेप अप कहाँ पे, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे वोल्टेज को 11 kV से स्टेप अप किया जाता है, वहाँ पर भी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ 19 नंबर, ए डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद। डेल्टा डेल्टा जो कनेक्शन है इसको आप किसके साथ पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हो, तो देखो यहाँ भी सेम फेजर ग्रुप, डेल्टा डेल्टा जिस फेजर ग्रुप के साथ सेम मिलेगा उसके साथ पैरेलली ऑपरेट किया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि डेल्टा डेल्टा जो है ये स्टार स्टार के साथ में सेम फेजर ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, इसके साथ में पैरेलली ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। देखो 2-4 सवाल आपको इतने मिलेंगे, जैसे अभी आपको लगभग 80 से 100 सवाल करवाए जाएंगे।
तो इसमें से 2-4 सवाल ऐसे मिलेंगे तो थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि इसका कांसेप्ट तो नहीं है, लेकिन इसको रटना पड़ेगा। एग्ज़ाम के टाइम में अगर रटना पड़े 2-4 सवाल तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हर टाइम मतलब कि इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे अगर अगले बैच की बात करेंगे तो उसमें सारे चीज़ को हम इंक्लूड कर देंगे ताकि आगे आने वाले बच्चे के लिए ये सब कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है? चलो अब 20 नंबर, कनेक्शन इन ए 3 फेज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द सब स्टेशन एंड, ठीक है, ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के सब स्टेशन एंड पे कौन से ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के सब स्टेशन एंड पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, स्टेप डाउन। और साथ में आपको पता है कि स्टेप डाउन के लिए हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम में स्टेप डाउन करने के लिए जो हम लोग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं वो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन देख लो, यहाँ पे स्टार डेल्टा कहाँ पे है? स्टार डेल्टा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी आपको सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन सब चीज को थोड़ा सा आपको याद करके चलने पड़ेंगे और इजीली ये सब आपको हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि आपको कनेक्शन में सारे चीज बताया गया है। जहाँ पे फेजर ग्रुप पैरेलल के साथ है, यानी कि पैरेलल ऑपरेशन की बात, तो फेजर ग्रुप आपको नहीं बताया गया है, वहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक खुद 2 सवाल उससे मिलेंगे तो आप याद कर लेना, बाकी काम आपको चल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि उसमें सवाल इतना वर्सेटाइल पूछता है कि बार बार अलग अलग पूछेगा। उस सवाल 1-2 सवाल है जो बार बार उसको रिपीट करते रहता है जब भी पूछा जाता है। चलो, ये हो गया आपको पूरा 20 सवाल कंप्लीट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लगभग यहाँ पे लगभग क्या टोटल अभी तक हम लोग 40 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जितना भी हम लोग का यहाँ पे सवाल है सारे सवाल को आज निपटा देंगे और निपटाने के बाद क्लास को नहीं करेंगे और इसको फास्ट फॉरवर्ड आप लोग करके एक बार देख लेना। इसके बाद है 2022 का सवाल। आ जाओ, 2022 का सवाल है। आपको देखो क्लियरली विजिबल होगा तो भी ठीक है, नहीं विजिबल होगा तो भी थोड़ा सा आपको ध्यान देके इसको एकदम आंख गड़ाना कहते हैं ना, एकदम ध्यान पूर्वक देख लेना कि क्या क्या लिखा गया। ठीक है, मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ डीसी मशीन आर जनरली मेड ऑफ। डीसी मशीन का कोर कौन सी मटेरियल का बना होता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि डीसी मशीन का जो कोर है, कोर बाबू सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, कोर यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का होगा। कास्ट आयरन, आपको ये बातें बताया गया कि कास्ट आयरन जो होता है योक बना रहता है कैसे मशीन के लिए? स्मॉल मशीन के लिए यहाँ पे कास्ट आयरन का बना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोर सिलिकॉन स्टील। चलो आगे बढ़ते हैं। सब चीज़ों को लेकर के अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। चलो देखना, सवाल अब रिपीट होंगे, सवाल अब रिपीट होंगे, आपको ध्यान दे जाना है। लैप वाइंडिंग इन डीसी मशीन इज सुटेबल फॉर। लैप वाइंडिंग किसके लिए सुटेबल होता है? तो आपको पता है कि लैप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ आगे बढ़ते फटाफट आगे बढ़ते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज। डीसी मशीन के प्रत्येक कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो नेचर में कैसा रहता है, ये बातें आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ आर्मेचर कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाहर में हम लोग उसको कॉम्यूटेटर के माध्यम से डीसी में अप्लाई करते हैं, डीसी में आउटपुट लिया करते हैं। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। द नैरो पोल प्लेस्ड इन बिटवीन द मेन पोल ऑफ द डीसी मशीन इज कॉल्ड। दो मेन पोल के बीच में एक नैरो पोल, पतला सा पोल लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरपोल बोला जाता है। इंटरपोल का काम क्या होता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरपोल। ऑप्शन संख्या यहाँ पे आज आपको डी मिल रहा है, ऑप्शन संख्या डी इंटरपोल। ठीक है, चलो यहाँ देखो, द कॉम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर। डीसी मोटर का कॉम्यूटेटर हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बाबू? यहाँ पे डीसी मोटर लिख दिया है। डीसी मोटर में कॉम्यूटेटर हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए। ये बातें ध्यान रखना। आप क्या करते हो कि कॉम्यूटेटर पे यानी कि बाहर टर्मिनल से डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हो, कॉम्यूटेटर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आर्मेचर के अंदर में एसी सप्लाई करता है। ये फंक्शन होता है डीसी मोटर में कॉम्यूटेटर के साथ। अगर यहाँ पे बोले कि डीसी जनरेटर में कॉम्यूटेटर क्या करता है, तो जनरेटर में कॉम्यूटेटर का उल्टा काम हो जाएगा कि अंदर में जनरेटर के अंदर में एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा,
इसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जनरेटर में एसी से डीसी बनाएगा, मोटर में डीसी से एसी बनाएगा। तो आपको ये बातें याद रखना है, कन्वर्ट डीसी टू एसी। ऑप्शन संख्या ए हो जाए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। द कॉमर्शियल इफिशियंसी ऑफ ए शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू द शंट मोटर। शंट जनरेटर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब मिलेगा? तो जनरेटर का हो या मशीन का हो, आप सिंपली कह सकते हो कि मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होना चाहिए। आपको ऑप्शन संख्या ए दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट लॉस के बराबर होने चाहिए, ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। और ये सवाल हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना। द मोस्ट इफिशियंट मेथड फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इज। सबसे इफिशियंट आपको बोल रहा है। देखो आर्मेचर कंट्रोल की बात करोगे बाबू, तो आप यहाँ पे आर्मेचर के साथ में रेजिस्टेंस को ऐड करते हो। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे हम लोग को कूलिंग के लिए एक्सटर्नल सिस्टम लगाने पड़ते हैं। ये इफिशियंट मेथड तो नहीं है। लेकिन अगर आप वोल्टेज कंट्रोल की बात करोगे, वोल्टेज कंट्रोल में अलग से हम लोग को 2 मशीन और लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक डीसी या एसी मोटर होता है और दूसरा डीसी जनरेटर होता है। तो एक्स्ट्रा मशीन लगाने के कारण सोचो तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए 2 मशीन और एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं। ये मेथड क्या इफिशियंट होगा? महंगा मेथड हो जाएगा, कॉस्टली मेथड हो जाएगा, एक्सपेंसिव मेथड होगा, ये भी नहीं होगा। फील्ड कंट्रोल की बात करोगे तो आपको पता है कि फील्ड कंट्रोल में जनरली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि करंट फील्ड होता है, इसके साथ में एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं और फ्लक्स के वैल्यू को वैरी करके स्पीड को हम लोग यहाँ पर कंट्रोल किया करते हैं। तो इस मेथड में ना तो ज़्यादा लॉसेस होगा, ना तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ना तो हम लोग यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, और ना ही यहाँ पे कुछ एडिशनल मतलब कि सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। तो ये इन सभी मेथड में फील्ड कंट्रोल मेथड सबसे इफिशियंट मेथड माना जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। द स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू लिमिट। डीसी मोटर का सॉरी स्टार्टर का डीसी मोटर में यहाँ पर यूज किया जाता है कौन सी चीज़ को लिमिट करने के लिए? तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग करंट यानी कि आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आर्मेचर करंट की बात करेंगे, ई माइनस ई वी बटा आर ए होता है, और यहाँ पर ई बी की वैल्यू स्टार्टिंग टाइम में 0 होता है, आर ए की वैल्यू कम होने के कारण आई ए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी आई ए की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए एक सीरीज में आर्मेचर के साथ सीरीज में एक एडिशनल एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को लगाते हैं, जिसको हम लोग स्टार्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए सेफ लिमिट में स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। चलो द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज, ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं भाई, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं करने। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज हाई होगा, ठीक है। अब सवाल ऑलमोस्ट रिपीट होगा, 2-4 सवाल नया मिलेगा, उसको आप देख लेना, आगे बढ़ते चलना, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर डज नॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफॉर्म नहीं करता है? तो आपको ये चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने की बात करें, और ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? चेंज करना। चेंज मतलब कि बदलना। तो देखो करंट भी बदलता है, वोल्टेज भी बदलता है, क्या पावर बदलता है? क्या नहीं बदलता है। तो पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे डज नॉट ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो पावर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पावर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी रहता है तो फ्रीक्वेंसी भी होता, लेकिन पावर ऑप्शन में पावर हो जाएगा। चलो द इफिशियंसी ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर इज अबाउट। पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितना होगा? तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होते हैं ट्रांसफार्मर की होते हैं। सबसे ज़्यादा इफिशियंसी में कितना बाबू? 98% ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। ऑयल इज यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर फॉर द पर्पस ऑफ। ऑयल का यूज हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं? तो आपको पता है कि ऑयल का यूज हम लोग 2 पर्पस से करते हैं, कूलिंग एंड इंसुलेशन पर्पस। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द थिकनेस ऑफ द वायर इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स प्राइमरी वाइंडिंग। आपको पूछ रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग का थिकनेस होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग के थिकनेस के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो आप ऐसे सोचो बाबू, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि सेकेंडरी में, ध्यान से देखना, यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा रहेगा स्टेप अप होने के कारण। तो आपको पता है कि से यहाँ पर इस साइड में वोल्टेज ज़्यादा, उस साइड में करंट कम रहेगा ड्यू टू द कांस्टेंट पावर। यानी कि
सेकेंडरी साइड में करंट की बात करोगे तो ये कम रहेगा, ठीक है। और आप जान रहे हो इस चीज को, 1 सेकेंड, आप यहाँ पे जान रहे हो कि जब यहाँ पे करंट कम है तो तार की मोटाई भी कम रखना पड़ेगा, थिकनेस कम रखना पड़ेगा। तो सेकेंडरी साइड में जो वायर की थिकनेस है, जो वायर की थिकनेस है सेकेंडरी साइड में, ये कम रहेगा कंपेयर टू द किससे, कंपेयर टू द प्राइमरी से। तो आप यहाँ पे कहोगे ना कि थिकनेस ऑफ द वायर ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन दैट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग से कम थिकनेस का रहेगा। और ये लॉजिकली आपको बातें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी सेकेंडरी पूछा फिर प्राइमरी पूछ दे, जो भी पूछेगा इस लॉजिक से बनाओगे आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे स्टेप अप करके पूछा, हो सकता है स्टेप डाउन करके पूछ दे, ठीक है। चलो, वोल्टेज ज़्यादा, करेंट कम, करेंट कम तो तार पतला रखना पड़ेगा, तो थिकनेस भी कम हो जाएगा। तो सेकेंडरी साइड में थिकनेस इज लेस देन द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। The three-phase transformer which is more feasible to use in the distribution end should be, देखो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जो हम लोग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, स्टेप डाउन के लिए, किसके लिए, स्टेप डाउन के लिए। और आपको पता है कि स्टेप डाउन में ही 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है। और इसके लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेल्टा स्टार कनेक्शन इज द सुटेबल कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन इज द सुटेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, सेकेंड थोड़ा सा रुक जा, लगता है कि इसे, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट वेल्ड इज एक्चुअली, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो बाबू, आपको ये बात पता होगा कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग सेकेंडरी साइड में इतना ज़्यादा करंट बढ़ा देते हैं कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही उसको क्या करते हैं, ध्यान देना कि जैसे मान ली कि यहाँ पर 2 मेटल प्लेट को अगर ज्वाइंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड को ले आते हैं, और जैसे इलेक्ट्रोड को यहाँ पे टच करेंगे तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के एगो इधर कनेक्ट कर देंगे, और एगो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड हैंडल, उससे कनेक्ट रहेगा। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रोड इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक कनेक्शन यहाँ से और एक कनेक्शन यहाँ से, ये शॉर्ट सर्किट बन जाता है। और शॉर्ट सर्किट बन के काफी ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो करता है। और जहां पर भी कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके मेटल को ज्वाइंट करने का काम करता है। ये शॉर्ट सर्किट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। कौन से, शॉर्ट सर्किट के प्रिंसिपल पे। ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। और लॉजिकली आपको बातें समझाया जा रहा है किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कॉट कनेक्शन आर यूज टू कन्वर्ट, स्कॉट कनेक्शन हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, तो 3 फेज से 2 फेज में। तो आ जाओ, 3 फेज सप्लाई टू, 3 फेज सप्लाई नहीं, 3 फेज सप्लाई टू 2 फेज सप्लाई। यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी जो आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन संख्या जो आपको सी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपको आंसर, ऑप्शन संख्या सी, 3 फेज सप्लाई टू 2 फेज सप्लाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर द सेम आउटपुट कंपेयर टू द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखो इफिशिएंसी की बात पूछ रहा है बाबू, जिसमें लॉसेस कम होगा उसकी इफिशिएंसी ऑलमोस्ट ज्यादा होगा। आप जान रहे हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कोर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी कोर पे प्राइमरी सेकेंडरी एक ही क्वाइल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसमें, वाइंडिंग सॉरी ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस भी कम होगा, और साथ में इसमें कॉपर भी कम इस्तेमाल होते हैं, वाइंडिंग भी कम इस्तेमाल होते हैं ड्यू टू कॉमन वाइंडिंग। तो दोनों लॉसेस तो कम गया ऑटो में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होगा वो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इफिशियंसी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको वही बात पूछ रहा है कि इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर द सेम आउटपुट कंपेयर टू द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर, क्या होगा, ग्रेटर, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अभी ये सब चीजें जो है ना आपको क्लास में पढ़ाते समय में भी नहीं लिखवाया जाएगा, तो इन सब चीज को उसी आधार पे समझना होगा जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं।
ठीक है। देखो, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। ठीक है, कौन से ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी को हमेशा क्लोज रखा जाता है। एक आपको मशीन में ये चीजें पढ़ाया गया कि करेंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसको कभी भी सेकेंडरी को ओपन नहीं किया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्यों, तो आपको रीजन समझाया गया है। जब सेकेंडरी ओपन रखा जाता है तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं, तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होने का मतलब है कि प्राइमरी में कोई करंट अपोज करने वाला, प्राइमरी के फ्लक्स को कोई अपोज करने वाला नहीं होगा। तो आपको पता है कि इससे सीटी जो है वो प्राइमरी में लोड से कनेक्टेड है, लोड करंट से, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है। उसके कारण से ज़्यादा फ्लक्स सेटअप होगा कोर में और उसके कारण वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे। उसके वजह से कोर लॉसेज ज़्यादा होगा, कोर हीट होगा, वाइंडिंग हीट होगा, वाइंडिंग जलने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स ज़्यादा होने से ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वोल्टेज स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा, तो मे बी वाइंडिंग का इंसुलेशन भी डैमेज कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। तो इन दो कारणों से हम लोग कभी भी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को ओपन नहीं रखते, हमेशा उसको क्लोज रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद करना करंट ट्रांसफार्मर, रीजन भी आपको समझा दिया गया और इस सवाल भी डिटेल में आपको करवाया गया। चलो आ जाओ। A three-phase transformer compared to the bank of three-phase single transformer of equal rating is। थ्री फेज ट्रांसफार्मर एगो कोर का है और तीन गो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक है। तो पूछ रहा है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक के कंपेरिजन में सस्ता होगा, महंगा होगा, क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, तीन को सिंगल सिंगल ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है एज कम्पेयर टू एगो तीन फेज ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो थ्री फेज की ट्रांसफार्मर जो है ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये चीपर मिलेगा, सस्ता मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। तो आगे आ जाओ। ठीक है, चलो। थोड़ा सा लगता है कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो, दिखाई दे रहा है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या प्रोवाइड करता है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड गैल्वेनिक आइसोलेशन, गैल्वेनिक कंडक्शन, शॉर्ट सर्किटिंग, नन ऑफ दी। देखो, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांसफार्मर रहता है। इधर में जितना हम लोग को टर्न रहेगा, इधर यानी कि प्राइमरी में जितना टर्न रहेगा उतना ही टर्न यहाँ पे सेकेंडरी में रहता है। यहाँ पे N1, यहाँ पर N2, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में N1 इक्वल टू N2 आता है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू 1 होता है। ये चीज़ें याद रखना है। अब इसमें दोनों सर्किट को आइसोलेट करता है, यहाँ पे कंडक्शन के आइसोलेशन नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किटिंग आइसोलेशन नहीं करेगा, यहाँ पे गैल्वेनिक आइसोलेशन करता है। क्या करेगा, गैल्वेनिक आइसोलेशन। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये इसमें हो गया हम लोग का, ये जो सब्जेक्टिव था ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव। अब अगले बढ़ते हैं आगे सेशन में, यानी कि आगे देख लेते हैं 1 सेकंड कि है कि नहीं सवाल। मेरे ख्याल से होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव और भी बचे हुए हैं। सवाल है, बढ़ जा भाई। आया नहीं बट चलो आगे आप सवाल आ गया। यहाँ देखो, थिंक आई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, ये है 2020 का सवाल। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा मूड भी है ना, थोड़ा सा मस्ती करने लगता है। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इन डीसी मशीन लैप वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग। लैप वाइंडिंग का यूज किस लिए करते हैं, तो लैप वाइंडिंग का यूज हम लोग करते हैं इसलिए हाई करेंट लो वोल्टेज के लिए। ठीक है, हाई करेंट लो वोल्टेज रेटिंग के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी।
हाई करेंट लो वोल्टेज। तो सीधे सीधे बात है, अगर वेव वाइंडिंग की बात करोगे तो लो करेंट हाई वोल्टेज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेव वाइंडिंग के लिए। ये भी आप याद रखना कि हो सकता है कि वेव वाइंडिंग भी लैप के बदले दे सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द कॉम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू, अभी आपको जस्ट इसके पीछे बताया गया कि डीसी मोटर का कॉम्यूटेटर क्या काम करता है, तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा सही उत्तर। आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ, आर्मेचर कौन से मटेरियल का डीसी मशीन में बना होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है जनरली आपको सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहेगा। स्पार्कलेस कॉम्पिटिशन कैन बी अचीव्ड बाय, स्पार्कलेस कॉम्पिटिशन मतलब कि यहाँ पे स्पार्क नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, किसके द्वारा, आपको पता है कि स्पार्क रिड्यूस करने का मतलब कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करना है। कॉम्पिटिशन इम्प्रूव करने के लिए आपको जनरली मेथड जो बताया गया है उसमें आपको इंटरपोल होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग रहेगा और हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश रहेगा। तो एनी ऑफ द अबव मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। इन डीसी शंट मोटर द टॉर्क डेवलप्ड बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन, डीसी शंट मोटर में सेचुरेशन से पहले जो टॉर्क डेवलप होता है वो किस प्रकार से वैरी करता है, तो आपको इस चीज की जानकारी होना चाहिए कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू जनरली फाई आई ये होता है, लेकिन शंट में बात करोगे फाई जो है ये कांस्टेंट रहता है। फाई कांस्टेंट रहने के कारण टॉर्क मिलेगा शंट में, ये मिलेगा प्रोपोर्शनल टू आई ए, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पे बात बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ऑप्शन से यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेचुरेशन के पहले कहता तो भी, सेचुरेशन के बाद कहता तो भी यही वाला रिलेशन चलता। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये करंट देखो ये आपको ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर दिया गया यहाँ पे कि यहाँ पे आया था कितना 25 एम्पियर, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डीसी शंट मोटर में हैव द राइजिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें याद रखना पड़ेगा कि डीसी शंट मोटर में राइजिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्यों रखता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है यहाँ पे वेरी हाई डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि डीसी शंट में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग ज्यादा होने के कारण ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज को याद रख लेना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट। द फंक्शन ऑफ अ स्टार्टर इन डीसी मोटर इज टू, डीसी मोटर में फंक्शन क्या है स्टार्टर का, तो आर्मेचर करंट को लिमिट करना। यहाँ पे आप बात करोगे लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए स्टेप वैल्यू, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल आप लोगों को किया हुआ है। द म्यूचुअल फ्लक्स इन ए लोडेड ट्रांसफार्मर कैन बी वैरिड बाय द वैरिंग, म्यूचुअल जो फ्लक्स है लोडेड ट्रांसफार्मर में ये कैसे वैरी करता है, आपको क्लास में जनरली बताया गया है, आपको ऐसे भी करवाया गया कि म्यूचुअल फ्लक्स यानी कि जो मेन फ्लक्स होता है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। बिकॉज आपको पता है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बट न्यूट्रलाइज होता नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। आप सिंपल से यहाँ पे देखोगे ऑप्शन में कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से म्यूचुअल फ्लक्स चेंज हो सकते हैं। देखो प्राइमरी करंट के कारण चेंज नहीं होगा, लोड इम्पिडेंस कारण चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी करंट कारण चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ को चेंज कर दिया जाए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू मिलेगा एमएमएफ बटा रिलक्टेंस, अगर रिलक्टेंस की वैल्यू को चेंज करोगे फ्लक्स तो चेंज होगा ही। ठीक है, इस प्रकार से आपको फ्लक्स चेंज हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर करें। द कोर फ्लक्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स यहाँ पे क्या रहता है, आपको हमेशा बताया गया कि कोर फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, चाहे लोड बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो कोर फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट विथ लोड चेंजेस, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिव्स, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में करने में क्या चीज हम लोग को मिलता है, तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग यहाँ पे कॉपर लॉस मिलता है। अगर कोर लॉस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट का आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किस पे करते हैं, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जनरली ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी दो टाइप से लिए जाते हैं, एक कॉमर्शियल इफिशियंसी
जो कि पावर ट्रांसफार्मर के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पावर ट्रांसफार्मर कॉमर्शियल इफिशियंसी पे डिजाइन किए जाते हैं या सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो हम लोग हमेशा उसका सिलेक्शन किस पे करते हैं? ऑल डे एफिशिएंसी पे। और ऑल डे एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर। आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कितने घंटा लोड पे चला रहे हो, कितने घंटा फुल लोड, कितने घंटा हाफ लोड, कितने घंटा नो लोड, उस पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन ऑल डे एफिशिएंसी के बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल डे एफिशिएंसी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या सी। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर पी रिप्लेस्ड बाय द एयर कोर, ठीक है, अब देखना आयरन कोर जो है ट्रांसफार्मर में एयर कोर के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू क्या होगा? देखो भाई, जब हम लोग आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्यों आता है? इसीलिए ना, क्योंकि मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है, और मैग्नेटिक रिवर्सल होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन हो रहा है, जिसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, वही लॉसेस के टर्म में जा रहा है। लेकिन अगर एयर कोर होगा तो एयर कोर में मैग्नेटिक रिवर्सल के लिए वहां पे मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन नहीं होंगे। आप वहां पे कहोगे कि हिस्टेरिसिस लॉसेस की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एयर कोर इस्तेमाल करोगे, वहां पे हिस्टेरिसिस लॉस 0 बन जाएगा। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विद। ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में परफॉर्म किए जाते हैं किसके साथ? ये बातें बोल रहा है। देखो आपको बातें बोला गया, ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में जो किए जाते हैं वो हमेशा किए जाते हैं रेटेड वोल्टेज पे, हमेशा किया जाएगा रेटेड वोल्टेज पे। और आपको बातें बताया गया है रेटेड वोल्टेज पे करने के कारण ही हम लोग हमेशा इक्विपमेंट को ओपन सर्किट टेस्ट में दो वोल्टेज साइड कनेक्ट करते हैं। कौन से साइड? दो वोल्टेज साइड कनेक्ट करेंगे, और हाई वोल्टेज साइड क्या करते हैं? ओपन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने से पता चला है कि जनरली 2 से 4% ही नो लोड करंट यहाँ पे सप्लाई होता है। सब बातें सारी याद है ना? यहाँ से आपको हो जाएगा रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, ऑप्शन रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। अगर वहीं पे आपसे बोलता कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर किसके साथ परफॉर्म किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग रेटेड करंट सप्लाई करते हैं। तो रेटेड ट्रांसफार्मर करंट किसके लिए देते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन से क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑटो ट्रांसफार्मर इज बेसिकली, ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है? सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। आपको बोला गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है। आप ऑटो ट्रांसफार्मर जब बनाते हो तो इसी प्रकार से बनाते हो ना? हाँ देख लो, इस प्रकार से प्राइमरी बना दी, और इसी में से आप कनेक्शन ले लिए और इसको बना दिए सेकेंडरी, और इधर मिल गया प्राइमरी। तो यहाँ पे केवल एक ही वाइंडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन स्टीड ऑफ रेटेड एसी वोल्टेज। देखो यहाँ पे क्या करा, जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, थोड़ा सा इसमें समझ लो, सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, आपको सारी चीजें आपको समझ में इजीली आ जाएगा। जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे मान लो कि वाइंडिंग लपेटा गया इस प्रकार से। यहाँ पे जितना वोल्टेज प्राइमरी में हम लोग को एसी सप्लाई करना था, उसके एसी के बदले, यानी कि उस एसी वोल्टेज के बदले डीसी वोल्टेज उतना ही सप्लाई किया गया। मान ली किससे? एसी सपोज 11 केवी वोल्टेज सप्लाई करना था प्राइमरी में, तो 11 केवी एसी के बदले 11 केवी डीसी सप्लाई कर दोगे, तब क्या होगा? तो देखो यहाँ पर डीसी वोल्टेज सप्लाई कर दिए, ई डीसी। यहाँ पे मानो कि करंट I1 है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहेगा R1 और X1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज बात करोगे E1। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दो, जैसे आप डीसी वोल्टेज सप्लाई करोगे तो फ्लक्स का नेचर रहेगा डीसी। जब फ्लक्स का डीसी नेचर रहेगा तो क्या यहाँ पर E1 और E2 वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे? नहीं होंगे। तो डीसी वोल्टेज देने के कारण यहाँ पर E1 और E2 वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। जैसे E1 और E2 वैल्यू 0 रहेगा, अगर इस वाइंडिंग की आप इक्वेशन लिखना चाहोगे, यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे सोर्स वोल्टेज के हिसाब से करोगे तो आपको पता है कि ES माइनस, ठीक है, VS माइनस I1 R1 माइनस I1 X1 करोगे, तब मिलेगा आपको E1। लेकिन E1 तो कुछ है ही नहीं,
जब इवन यहाँ पे कुछ नहीं है तो रिएक्टेंस की बात भी अभी हटा दो, तो सिंपली यहाँ पर अगर आप करंट निकालोगे कितना I1 की वैल्यू, तो आपको मिलेगा VS/R1। कितना VS/R1। अगर रहता E1 तो VS माइनस E1 होता, तब डिवाइड बाई R1। तो E1 की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि डीसी वोल्टेज के कारण कोई भी वहां पे फ्लक्स नहीं मिल रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं मिल रहा है तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो VS/R1 किसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो VS है डीसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना कि AC मैग्नीट्यूड है, AC वोल्टेज है। तो रेजिस्टेंस कम तो करंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे ही करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लॉसेस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और ये वाइंडिंग को क्या कर देगा, जला देगा, बर्न कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, सेकेंडरी नहीं जलेगा बाबू। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि सेकेंडरी में कोई वोल्टेज ही उत्पन्न नहीं होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, सेकेंडरी में कोई वोल्टेज ही उत्पन्न नहीं होगा, प्राइमरी में भी नहीं उत्पन्न होगा। इसी कारण प्राइमरी में कोई काउंटर ईएमएफ नहीं है, इसीलिए प्राइमरी में करंट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा लॉसेस होगा, और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, जिसके कारण वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहाँ पे क्वाइल जल सकता है। तो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बर्न। प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा। ये रीजन आपको ध्यान रखनी है। AC के बदले जब DC कनेक्ट कर दोगे ये सारे रीजन मिलेंगे। ये 10 kVA, ठीक है, ये 10 kVA 230 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज ED करंट लॉस ऑफ द 50 वाट इफ इट इज एक्साइटेड बाय द DC सोर्स इट्स वैल्यू विल बी। अब जरा देखो तो, अगर आप DC सोर्स से यहाँ पर एक्साइट करोगे तो DC सोर्स से एक्साइट करने का मतलब क्या है कि फ्लक्स का वैल्यू भी यहाँ पर रहेगा DC, यानी कि फ्लक्स की नेचर DC रहेगा। और जैसी DC नेचर ऑफ फ्लक्स रहेगा तो क्या वहाँ पे कोर में ED करंट प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं करेगा, बिकॉज ED वोल्टेज ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो करंट कहाँ से मिलेगा। जब ED करंट नहीं मिलेगा तो आप कह सकते हो ना यहाँ पे लॉसेज भी जीरो होगा। तो इसके कारण आप यहाँ पे कहोगे कि ED करंट होगा, इसका वैल्यू जीरो, तो लॉसेज भी क्या हो जाएगा, लॉसेज भी जीरो मिलेगा। यहाँ पे लॉसेज जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले से 50 वाट मिल रहा था, उससे कोई मायने नहीं रहा। अगर DC वोल्टेज अप्लाई करोगे कोई भी ED करंट लॉसेस प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन संख्या डी करेक्ट उत्तर। द टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर, द टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर कंडक्टिवली लिंक्ड, इंडक्टिवली लिंक्ड, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड, नॉट लिंक्ड टू ऑल। आपको पता है कि जब हम लोग दो वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, एक वाइंडिंग यहाँ लगाते हैं, एक वाइंडिंग यहाँ लगाते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, यानी कि आप कहोगे इंडक्टिवली लिंक्ड रहता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी समस्या होगा तो आप कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ की समस्या है, ठीक है, उस देखा जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से सारे सवाल आपको इस प्रकार से मिल रहे हैं, एक बार आप पढ़ते चलोगे आपको इजीली दिमाग में सेट होते चलेंगे। विच थ्री फेज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्रिएट ए फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट एंड इनपुट लाइन वोल्टेज। तो देखो आपको बाबू इसमें याद रखना है, यहाँ भी फेजर ग्रुप की कहानी है, यहाँ भी फेजर ग्रुप की कहानी है, लेकिन आपको फेजर ग्रुप नहीं पढ़ाया गया है, आप नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें याद रखना कि 30 डिग्री आउटपुट और इनपुट वोल्टेज लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जनरली आपको इस बात को याद रखना है कि डेल्टा नहीं, ये स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है, इस स्टार डेल्टा कनेक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि जो इनपुट एंड आउटपुट लाइन वोल्टेज है इसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंसेस होता है, 30 डिग्री का, और ये फेजर ग्रुप के कारण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे बी याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में अभी जस्ट आपको सॉरी पीछे नहीं बताया गया। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखने कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की जैसी बात करेगा तो टर्न का रिलेशन यहाँ पे दे रहा है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि क्या रहता है भाई, स्टेप डाउन रहता है। ठीक है, सॉरी स्टेप डाउन रहेगा, क्योंकि वोल्टेज को कम करनी है तभी तो करंट बढ़ेगा, तो स्टेप डाउन रखेंगे। और स्टेप डाउन रखने का मतलब क्या है कि सेकेंडरी साइड का टर्न यहाँ पे छोटा रहेगा किससे, प्राइमरी साइड से। ठीक है, तो यही रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि N1 मच लार्जर देन N2, N1
मच लार्जर देन N2 रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन संख्या ए करेक्ट उत्तर हो। ठीक है ना, N1 ज्यादा रहेगा और N2 कम रहेगा। अगर देखो N1 इक्वल टू अगर N2 है, इसका मतलब जान रहे हो, N1 इक्वल टू N2 किसके लिए, तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के लिए। आइसोलेशन जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके लिए N1 इक्वल टू N2 होता है। चलो ये हो गया खत्म। अब लगता है कि 20 सवाल और बचे हुए, 20 सवाल जल्दी से करवा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग को बचा हुआ था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा आ जाओ देख लेते हैं। और बाकी आपको सब्जेक्टिव तो सारे करवा दिए गए हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इस भी माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके बताना यहाँ पे समस्या है। चलो 1 सेकेंड। चलो ये तो है थी सब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल पे आते हैं ना। जल्दी जल्दी इसको बढ़ाने में क्या होता है ना, थोड़ा सा 2018 का सवाल है। आ जाओ, ये कभी कभी सवाल भुला जाता है। चलो आ जाओ, अभी लगता है कि मेरे ख्याल से 40 सवाल और हैं। चलो कर लेते हैं, जितना टाइम होगा कर लेंगे। हाँ देखो, द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लिमिटेड टू रिड्यूस। आर्मेचर कोर क्यों हम लोग लिमिनेट करते हैं, तो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ये आपको सीधे सीधे ऑप्शन याद रखना है, ईडी करंट लॉस को। ठीक है, तो जो सवाल बताने की जरूरत होगा उसको बताएंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी शंट मोटर इज। टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहता है, तो आपको यहाँ पर पता है ना कि टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे शंट के लिए, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आई ए होता है, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये बातें आपको पीछे भी समझा दिया गया है। द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। फील्ड कॉइल डीसी मशीन का कॉपर का बना हुआ होता है, कॉपर। ठीक है, द स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू लिमिट। स्टार्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो आर्मेचर करंट को लिमिट कर, ऑप्शन संख्या ए। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द डीसी सीरीज मोटर, ये पहले ही बता दिया गया कि स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, तो यहाँ पे बहुत हाई होगा, ये हाई लिखा जाएगा। ठीक है, इन सबको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर द हाई करंट एंड लो वोल्टेज मशीन। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, सारे सवाल अब रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सारे सवाल रिपीट नहीं होंगे, कुछ सवाल हैं जो आपको समझने की जरूरत है। इफ द फ्लक्स इन डीसी शंट मोटर, सॉरी डीसी मोटर इज डिक्रीज स्पीड ऑफ द मोटर। तो आपको पता है कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर ईबी बटा 5 मिलता है। अगर फ्लक्स की वैल्यू घटाओगे तो स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मोटर यहाँ पे फ्लक्स घटाओगे तो जाहिर सी बात है कि स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन संख्या पर ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड ऑफ। ट्रांसफॉर्मर कोर किसका बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफॉर्मर कोर बनाया जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर डज नॉट ट्रांसफॉर्म। कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, पावर ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। वोल्टेज करेगा, करंट करेगा, पावर नहीं करेगा। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्ड। ट्रांसफॉर्मर एक्शन में क्या रिक्वायर्ड होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता है कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तभी जाकर के दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा E1 एंड E2, और ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना जरूरी है। द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन। लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन। लीकेज फ्लक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में किस पे डिपेंड करता है, ये बताना है। अप्लाइड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, लोड करंट एंड द म्यूचुअल फ्लक्स। तो आप ये समझो, लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन। लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, आप ये चीज जानते हो कि लोड जितना ज्यादा बढ़ता है लीकेज फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे बोलोगे कि लोड करेंट पे यहाँ पे लीकेज फ्लक्स डिपेंड करते हैं।
CRGO लेमिनेशन इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मिनिमाइज। CRGO किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये चीज की पता होना चाहिए कि CRGO जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल है, इसका इस्तेमाल हम लोग एडी करेंट एंड हिस्टेसिस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन संख्या बी एंड सी यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाएगा। और CRGO लेमिनेशन का इस्तेमाल हम लोग किस ट्रांसफार्मर में करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैसा होता है भाई, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज को स्टेप डाउन करोगे तभी जाके करंट वहां पे ज्यादा बढ़ेगा सेकेंडरी में, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है क्या होता है, E2/E1। देखो कुछ कहेंगे सर V2/V1 होगा ना, V2/V1 होगा, लेकिन एक्चुअली में जो डिफाइन होगा E2/E1 के टर्म में होगा। N2/N1 भी होगा, लेकिन डिफाइन E2/E1 होगा। ये सारे ऑप्शन दिए हुए जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं होगा, सुटेबल ऑप्शन ये हो जाएगा E2/E1। आगे बढ़ते हैं। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर ओवर ए बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ इक्वल रेटिंग हैज द एडवांटेज ऑफ। एगो 3 फेज ट्रांसफार्मर 3 गो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक से क्या एडवांटेज रखता है, तो आपको पता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम होता है, यहाँ पे आप बोलोगे लो कॉस्ट होता है। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं भाई, दिक्कत की बात नहीं है। इन पॉलीफेज ट्रांसफार्मर 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन डन बाई कौन से कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन, ये पीछे भी आप देख चुके हो। यहाँ से आगे बढ़ो सीधे से, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज ट्रांसफार्मर इज बेस्ट सुटेड फॉर द 3 फेज 4 वायर सर्विस। आपको बताया गया कि 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए हमेशा हम लोग डेल्टा स्टार कनेक्शन इस्तेमाल किया करते हैं। कहाँ गया भाई, डेल्टा स्टार कनेक्शन। और डेल्टा स्टार कनेक्शन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन में किसके लिए, स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डेल्टा स्टार का हम लोग इस्तेमाल स्टेप अप करने में भी करते हैं। कहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, जनरेटिंग स्टेशन के पास में, जनरेटिंग स्टेशन के पास में हम लोग इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया करते हैं। आपको ये चीज की जानकारी हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ ब्रेथर इन ए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में फंक्शन यानी कि ब्रेथर का फंक्शन क्या होता है, तो ब्रेथर क्या करता है, वहां से कह सकते हो कि एयर से मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है। तो टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड कूलिंग एयर, टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर द ट्रांसफार्मर। मॉइस्चर को अरेस्ट करता है, अरेस्ट करना समझते हो ना, उसको कैप्चर करना, उसको पकड़ना। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलो आगे बढ़ो। The efficiency of an auto transformer for the same output compared to the two winding transformer, efficiency auto transformer क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पीछे भी आपको डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पर मिल जाएगा ग्रेटर। चलो ये हो गया खत्म। अब 20 सवाल आपको और रह गए, 20 सवाल को जल्दी से निपटा देते हैं और ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना ऑब्जेक्टिव आप करके चले गए हो तो मान के चलो 7 से 8, 7 से 8 नहीं 8 मान के चलो कि 8 वो ऑब्जेक्टिव तो आप आसानी से सॉल्व करके आओगे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, चाहोगे तो एक भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहोगे तो 10 में 10 कर लोगे, क्योंकि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं आएगा। और पूछेगा भी तो थोड़ा बहुत सिंपल सिंपल पूछेगा। आ जाने दो इसको खुल करके, आ जाएगा ना। चलो अब 2019, और ये मेरे ख्याल से लास्ट है। अब आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 12 नंबर सवाल क्या करा, इन डीसी मशीन वेव वाइंडिंग इज इम्प्लॉयड इन फॉर गेटिंग। वेव वाइंडिंग का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, तो वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसके लिए, तो देखो वेव वाइंडिंग में पैरेलल की संख्या, पाथ की संख्या 2 ही होता है। ए इक्वल टू हम लोग एम लेते हैं, तो पैरेलल पाथ संख्या जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे कम करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे वेव वाइंडिंग किसके लिए, तो लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए। ऑप्शन देख लो, यहाँ पे लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर।
ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे कर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर ए 6 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग विल बी। देखो लैप वाइंडिंग में आप देखोगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू मिलता है बाबू एम पी। ध्यान देना, एम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिटी। सिंप्लेक्स के लिए एम का वैल्यू 1, डुप्लेक्स के लिए 2 चलता है। यहाँ पे डुप्लेक्स की बात कर रहा है तो एम की वैल्यू 2 पर कर दो। पी होता है नंबर ऑफ पोल, 6 पोल है तो यहाँ पे कितना पैरेलल पाथ मिल जाएगा, 12 को पैरेलल पाथ मिल जाएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, इधर से आ जाओ सवाल, तीसरा नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का कौन सा पार्ट नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, कॉम्यूटेटर, डैम्पर वाइंडिंग। देखो फील्ड वाइंडिंग भी होता है बाबू फील्ड के साथ, आर्मेचर भी होता है, कॉम्यूटेटर भी होता है। डैम्पर वाइंडिंग जो है ये डीसी मशीन का पार्ट नहीं है, क्योंकि डैम्पर वाइंडिंग जो होता है ना वो लगाया जाता है सिंक्रोनस मशीन में। वो आप अगले सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में जब एसी मशीन पढ़ोगे वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि डैम्पर वाइंडिंग हम लोग हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मतलब कि सिंक्रोनस मशीन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है सिंक्रोनस मशीन का पार्ट, तो डैम्पर वाइंडिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डैम्पर वाइंडिंग डीसी मशीन का पार्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन डीसी मशीन द स्पार्किंग एट द ब्रशेस इज ड्यू टू। स्पार्किंग ब्रश पे क्यों हो रहा है ये रीजन बताना है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण, परजेंस ऑफ कॉम्यूटेटर कारण, रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण, हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश के कारण। देखो हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश तो ये समाधान है इसका कॉम्यूटेशन इंप्रूव करने का, साथ में इंटरप्रेजेंस ऑफ कॉम्यूटेटर नहीं होगा। देखो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आप जानते हो कि जनरली वहां पे फ्लक्स की वैल्यू डिस्टोर्ट होता है, जहां पे आपको डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मिलता है। लेकिन आपको स्पार्किंग की बात कर रहा है, यानी कि वहां पे कॉइल में करंट रिवर्सल कॉम्यूटेशन टाइम में नहीं हो रहा है। इसका मेन पीछे रीजन क्या आता है, रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज इज द मेन रीजन फॉर स्पार्किंग एट द ब्रश। यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा आंसर। रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन से कंपोनेंट या पार्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इंटरपोल। इंटरपोल, क्योंकि इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, ये हो गया मशीन आपको, अब आगे बढ़ जाओ। चलो यहाँ देखो, अब है ये अगला, कहा है कि इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क डेवलप्ड बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन। डीसी सीरीज मोटर में तो यहाँ पर टॉर्क बात कर रहा है सैचुरेशन से पहले, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू हम लोग जानते हैं कि फाई आई होता है। सैचुरेशन से पहले अगर बात करोगे तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, आई की जगह पे आई लाओगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई के स्क्वायर मिलेगा। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई के स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन, बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन यहाँ पे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई के स्क्वायर मिल रहा है। तो ऑप्शन देखो कि इन्वर्सली तो होगा नहीं, डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट नहीं, स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। अगर वही आपको बोलता आफ्टर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन का मतलब क्या कि फ्लक्स तो बन जाएगा कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट बन जाएगा तो टी प्रोपोर्शनल केवल आई आ जाएगा। तो आर्मेचर या टॉर्क होगा आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल कब, आफ्टर द सेचुरेशन। सेचुरेशन से पहले स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और सेचुरेशन से बाद में केवल आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिले। यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। से कैसे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे दो सवाल है। यहाँ कह रहा है कि द स्पीड ऑफ 4 पोल डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। नो लोड कंडीशंस में 4 पोल डीसी सीरीज मोटर का स्पीड क्या होगा। तो आपको सीधे लॉजिक याद रखना कि एन प्रोपोर्शनल ईवी बटा 5 होता है बाबू। अगर यहाँ पे नो लोड कंडीशंस में बात कर रहा है
तो आप अगर डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे रखोगे तो फील्ड में कोई करंट ही नहीं जाएगा। जब फील्ड में कोई करंट नहीं जाएगा फ्लक्स की वैल्यू कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और जब फ्लक्स की वैल्यू बाबू जीरो हो गया तो एन प्रोपोर्शनल यहाँ पर ईवी बटा जीरो करोगे, ये तो इनफाइनाइट मिल जाएगा ना, यानी कि स्पीड काफी डेंजरसली हाई हो जाएगा, डेंजरसली हाई हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है। जनरली हम लोग इनफाइनाइट लेके चलते हैं जिसको डेंजरसली हाई बोला करते हैं। यहाँ पर इनॉर्मसली इसको हाई बोलोगे। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। यही रीजन होता है कि कभी भी सलाह नहीं दिया जाता है कि डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड आप कभी भी ऑन करो। अगर ऑन कर भी देंगे तो काफी हाई स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। हो सकता है कि आपके मुंह नाक में तोड़ दे, हो सकता है कि आपको वहां पे छते भी पहुंचा दे। ऐसा काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी शंट मोटर का कैसा होता है? टॉर्क वर्सेस कौन सा? टॉर्क वर्सेस स्पीड। स्पीड देखो आपको पता है कि टॉर्क जो है यहाँ पे स्पीड के जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। इसके कारण यहाँ पर देखोगे तो पाराबोला यहाँ पे ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? पाराबोला ग्राफ बनेगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल कर है, इन ए 3 पॉइंट स्टार्टर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर द विच डीसी मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर से जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए? शंट और कंपाउंड दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट तो शंट और कंपाउंड दोनों के लिए होगा। 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करेगा तो ओनली सीरीज मोटर के लिए। 3 पॉइंट का रहा है तो शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपको जो पीडीएफ दिया गया अगर बाय द मिस्टेक वहां पे केवल शंट का टिक किया गया होगा तो उसको सुधार लेना। तो हो सकता है कि कभी कभार मिस्टेक कुछ कुछ हो जाते हैं, उसको आप करेक्शन करते चलना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। द इंड्यू द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन। इंडक्टिव रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर के किस पे डिपेंड करते हैं ये बातें बताना। ईएमएफ, एमएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स के कारण ही इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लीकेज फ्लक्स के बेसिस पर ही इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है ना, और ये सारे चीज आपको क्लास में करवाया गया तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। 10 नंबर सवाल, ए ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग प्योरली रेजिस्टिव लोड, द पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी साइड विल बी। देखो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर लोड रेजिस्टिव है तो पावर फैक्टर तो 1 होगा, तो इनपुट साइड में भी तो पावर फैक्टर 1 ही आ जाएगा। नहीं बाबू, गलत फेमी मत रहना। ठीक है, गलत फेमी नहीं इसलिए रहना है क्योंकि फेजर डायग्राम पे थोड़ा सा आ जाओ। देखो जैसे ये फ्लक्स है, यहाँ पे मान लो सपोज E2 है, ठीक है, और इधर में मान लो यहाँ पर -E1 है। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टिव लोड लेके चल रहे हो तो रेजिस्टिव लोड का तो सीधे मतलब ये आ रहा है कि इधर में जो सेकेंडरी करंट रहेगा ये रहेगा I2 इस प्रकार से, क्योंकि वोल्टेज के सेम फेज में रहेगा। तो E2 को आप V2 के बराबर कर दो और इसी के सेम फेज में I2 बना दो रेजिस्टिव लोड के लिए। यहाँ से आपको पता है कि एक करंट रहेगा इनपुट में यानी कि प्राइमरी साइड में नो लोड करंट, और एक करंट रहेगा I2 डैश जो कि I2 के एंटी फेज में। I2 के एंटी फेज में कर दोगे ये मिलेगा I2 डैश। अब यहाँ पे आपको ये बात की पता है कि अगर आप I1 करंट निकालोगे तो I0 और I2 डैश के फेजर एडिशन के बराबर होते हैं, रिजल्टेंट के बराबर। यानी कि इसका मतलब कि एक वो करंट यहाँ पे मिलेगा ये वाला, और यही करंट है I1। यहाँ पे E1 कहो और E1 को आप V1 के बराबर लेके चलो। V1 से जो यहाँ पे एंगल मिल रहा है, E1 से जो यहाँ पर I1 की एंगल मिल रहा है यही कहलाएगा φ1। तो अगर I1 V1 के सेम फेज में रहता ना, अब बोलते कि प्राइमरी साइड भी रेजिस्टिव लोड होने के कारण यानी कि सेकेंडरी में रेजिस्टिव लोड होने के कारण यहाँ पे प्राइमरी में यूनिटी पावर फैक्टर मिल रहा है। लेकिन क्या आपको यूनिटी मिल रहा है? नहीं, I1 लैग कर रहा है। तो हमेशा प्राइमरी साइड में कुछ ना कुछ लैगिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अबाउट 0.95 लैगिंग है, तो यही हो जाएगा आंसर। रीडिंग होगा नहीं, यूनिटी होगा नहीं, जीरो होगा नहीं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारे चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपको 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल में आपको फेजर डायग्राम से सारे चीज क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर गिव्स। ओपन सर्किट ट्रांसफॉर्मर में क्या देता है, तो आपको पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग यहाँ पे कोर लॉसेस फाइंड आउट क्या करते हैं, ऑप्शन संख्या ए। और ये सब सवाल तो आप इतना सारे पढ़ चुके हो, यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचना बाबू कि अभी सवाल यहाँ पे खत्म हो गए हैं और आपको सारे रिपीट हो रहे हैं, कुछ सवाल है नए नए सवाल। देखो सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ। द ऑल डेफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऑल डेफिशिएंसी हाई कब होगा, कौन से क्वांटिटी लो रहेगा तब। तो आपको यहाँ पे पता है कि ऑल डेफिशिएंसी जनरली हम लोग डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं किसके पे, कोर लॉसेस पे। तो अगर कोर लॉसेस की वैल्यू, अगर कोर लॉस या आयरन लॉस की वैल्यू लो रहेगा, तब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऑल डेफिशिएंसी की वैल्यू हाई रहेगा। ये बातें आपको ध्यान में रख, यही रीजन है कि हम लोग जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं तो इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि कोर लॉसेस की वैल्यू, आयरन लॉसेस की वैल्यू कम से कम मिले, मिनिमम से मिनिमम मिले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस व्हेन। ईडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर में रिड्यूस कब किया जाएगा, लेमिनेशन आर थिन, लेमिनेशन आर थिक। देखो लेमिनेशन अगर थिक रखोगे तो यहाँ पर कम रिड्यूस होगा, लेकिन अगर लेमिनेशन आप थिन रखोगे पतला तो यहाँ पर ज्यादा रिड्यूस होगा। कौन सा, ईडी करंट लॉस। तो जहाँ पे ज्यादा लॉसेस रिड्यूस हो रहा है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसीलिए थिन लेमिनेशन हम लोग प्रीफर करेंगे। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे आ जाओ। ऊपर में भी चलो ये तो हो गया, यहाँ भी हो गया। चलो यहाँ आ जाओ। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉसेस इज नेग्लिजिबल बिकॉज। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बाबू हम लोग यहाँ पर कोर लॉसेस को नेग्लिजिबल क्यों करते हैं, तो देखो आपको पता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, तो रेटेड करंट पे करते हैं, रेटेड करंट पे। लेकिन जब रेटेड करंट सप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ये केवल और केवल 10 से 12% ही अप्लाई करते हैं, जिसके कारण कोर लॉसेस की वैल्यू काफी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। इसको हम लोग इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन देख लो, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एचवी साइड इज वेरी स्मॉल एंड हेंस अ स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स। यही रीजन होता है कि स्मॉल वोल्टेज के कारण म्यूचुअल फ्लक्स स्मॉल होगा, जहाँ पे कोर लॉसेस की वैल्यू भी कम होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये हो गया आपको यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ आगे। इन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर इज ट्रांसफर्ड टू लोड सर्किट। ऑटो ट्रांसफार्मर में लोड सर्किट में पावर कैसे ट्रांसफर होता है, तो आपको बताया गया है, समझाया गया है कि एक ही वाइंडिंग रहता है तो कंडक्टिविटी होगा कंडक्शन के बेसिस पे, और साथ में इंडक्शन के बेसिस पे भी होता है। तो दोनों तरीके से ट्रांसफर किया जाते हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे कि बाई बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन। ऑप्शन संख्या सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब सवाल को अब उस प्रकार से डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड। आयरन कोर ट्रांसफार्मर में क्या प्रोवाइड करता है भाई, लो रिलक्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो करेगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक पाथ है, तो लो रिलक्टेंस पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। कैसा, लो रिलक्टेंस पाथ। ऑप्शन संख्या ए करेक्ट उत्तर। आ जाओ यहाँ। देखो एक सवाल यहाँ पे करा है, सेकंड। ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ 200 वाट and ED current loss of 100 वाट, कोर लॉसेस एट 60 हर्ट्ज ऑपरेशन। देखो जब 50 हर्ट्ज पे कोई भी ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है तो वहां पे हिस्टेरिसिस लॉसेस की वैल्यू 200 वाट है और ED करंट लॉस की वैल्यू 100 वाट है। तो आपसे पूछ रहा है किसी ट्रांसफार्मर को अगर 60 हर्ट्ज पे
60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करोगे तो कितना टोटल कोर लॉसेस होगा, मतलब कि हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस ईडी करंट लॉस। देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, आपको यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन पता ये होना चाहिए बाबू कि, चलो यहीं पे आ जाओ, कि हिस्टेरिसिस लॉसेज होता है, यहाँ पे आ जाओ, कि हिस्टेरिसिस लॉसेज होता है ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन जो ईडी करंट, लेकिन जो ईडी करंट लॉसेज होता है ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है ना। तो आप यहाँ से जैसे ये रिलेशन कहेगा, आप यहाँ पे ऐसे कर दो कि हिस्टेरिसिस लॉसेस 1 डिवाइड बाय हिस्टेरिसिस लॉसेस 2 के कंडीशंस में यहाँ पे मिलेगा फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 2। आपको निकालना है कि सेकेंड कंडीशंस में हिस्टेरिसिस लॉसेस की वैल्यू कितना आ रहा है, आप यहाँ पे निकाल दो हिस्टेरिसिस लॉसेस इन सेकेंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये निकालोगे, यहाँ पे आप सीधे क्या करोगे कि F2 बटा यहाँ पे F1 इंटू WH1 कर दोगे। F2 की वैल्यू कितना है 60 हर्ट्ज सेकेंड कंडीशन में, पहला कंडीशन में था 50 और पहले कंडीशन में हिस्टेरिसिस लॉसेस की वैल्यू 200 वाट था। यहाँ पर आप पुट कर दोगे 200 वाट, आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 4, यानी कि 240 वाट मिल गया सेकेंड कंडीशन में। अगर यहाँ पे ईडी करंट लॉस की बात करोगे तो आप ईडी करंट लॉस यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जरा देख लो, इस वाले रिलेशन से। अगर इस वाले रिलेशन को यहाँ पे पुट करो तो आप ऐसे पुट कर सकते हो ना, ईडी करंट इन कंडीशन 2 डिवाइड बाय ईडी करंट लॉसेस इन कंडीशन 1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू कंडीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट कंडीशन का स्क्वायर। इसी प्रकार से होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर चल रहा है, आपको सेकेंड कंडीशन के निकालना है। यहाँ पे इस प्रकार से ये चला जाएगा इधर, तो जैसे ये इधर जाएगा, चलो एक चीज ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाबू WE1 इंटू F2 बटा F1 का स्क्वायर। आप सारे वैल्यू को पुट कर दो, तो फर्स्ट कंडीशन में ईडी करंट लॉस की वैल्यू कितना था 100 वाट, यहाँ पे पुट कर दो 100, ठीक है, इंटू सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज, पहला फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, इसको स्क्वायर कर दो, तो 0 से 0 काटोगे, इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ा दो, यहाँ मिलेगा 100 गुना, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25, 25 से काटोगे 4 बार में, 36 से 4 करोगे 144। तो ईडी करंट लॉस की वैल्यू आ गया 144 वाट, हिस्टेरिसिस लॉस आ गया 240 वाट। टोटल कॉपर लॉस की बात करोगे, सॉरी कोर लॉस की बात करोगे, टोटल कोर लॉस की बात करोगे, आप यहाँ पे कर दोगे दोनों को 240 प्लस 144, तो आ जाएगा 483 384 वाट। कितना आ गया 384 वाट, यानी कि ऑप्शन संख्या यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे पहले, अब तो सवाल बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं, तो मे बी छोड़ के मत जाना, एक बार इस प्रकार से आप सवाल को एक बार देख लेना ताकि आपको सारे चीज क्लियर हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस टाइप के जो सवाल है ना, इस टाइप के सवाल अक्सर कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन का भी स्तर आप लोग का गिरते जा रहा है सवाल ना पूछने की वजह से, बट कोई बात नहीं है। सेकेंड, चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे इन आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग शुड हैव, आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसा होना चाहिए, तो आपको पता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पे आइडियल कंडीशंस पे 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो नो ओहमिक रेजिस्टेंस ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड में यहाँ पे ओहमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि कोई रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन संख्या पे डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो इधर हो गया आपको, इधर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज, हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे कौन से ट्रांसफार्मर मिलेगा। आपको पता है कि हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज लेने के लिए सेकेंडरी स्टार होना चाहिए, तो प्राइमरी कौन सा रखोगे डेल्टा रखोगे, तो आप प्राइमरी यहाँ पे डेल्टा करो और सेकेंडरी यहाँ पे स्टार कर दो। ऑप्शन संख्या इज द बी करेक्ट उत्तर। ठीक है ना, स्टार डेल्टा का आप इस्तेमाल कहाँ करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप स्टेप डाउन के लिए करते हो, और ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटिंग स्टेशन के पास में वोल्टेज को स्टेप आपके लिए इस्तेमाल करते हो। सारे चीज आप ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 1 सेकंड यहाँ पे नहीं है कुछ। एक सवाल लास्ट बचा हुआ है, और ये लास्ट आपका सवाल है, यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ऑन द एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ,
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को एसी सर्किट में किस किस इक्विपमेंट के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीटर के लिए सीटी करते हैं, वोल्ट मीटर के लिए पीटी करते हैं, और वाट मीटर के लिए सीटी एंड पीटी दोनों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इज द करेक्ट होता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को जितने भी सवाल था सारे सवाल कंप्लीट हो गए, और आई थिंक कि ऑलमोस्ट हम कर सकते हैं कि लगभग आपको 100 से 120 सवाल, ऐसे हम काउंट तो नहीं किए, मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का आपको कंप्लीट करवाया गया है। तो मान के चलो कि आपको 100 से 120 सवाल करवाए गए हैं। अगर इतने सवाल आप ध्यान से कर लोगे ना, तो 10 सवाल ऑब्जेक्टिव का आप बहुत अच्छे तरीका से सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। लेकिन आप लोग को कल के एग्जाम के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड लक। ठीक है, यानी कि बेस्ट विशेज। आप एग्जाम अच्छे से देना, एकदम शांत दिमाग से क्वेश्चन आंसर करना, ताकि वहाँ पे ज़्यादा घबराहट नहीं हो, आंसर वहाँ पे गलत नहीं हो। और ट्राई करना हर तरीके से टाइम देकर के सही ढंग से आंसर करने का, सोच समझ के आंसर लिखने का, ताकि आपको बेटर से बेटर वहाँ पे मार्क्स मिल सके और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो सके। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, अगले सेशन में। और अगला आपको एग्जाम होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एग्जाम के बाद हम लोग मिलते हैं इस पेपर के थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए। तब तक लिए सभी को थैंक यू।